अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान के वो स्क्वाड जो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, सैफ अफ्रीदी सीरीज़ खेलेगा, इसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि फ़हीम अशरफ, खुशदिल, सऊद शकील कहाँ से आए, बाबर आजम ओपन करेंगे कि सऊद शकील ओपन करेंगे। बाबर आजम पिछले 1.5 साल से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, उसके बावजूद बाबर आजम उन प्लेयर्स में से हैं जो आपके ब्लिंक करते दिखाई देते क्रिकेटर ऑफ द ईयर में, चाहे वो टेस्ट में कभी दिखा रहे हों हम उनके स्टैट्स, चाहे T20 में दिखा रहे हों, चाहे उन्हें वनडे में दिखा रहे हों। एक टाइम तो ये था बाबर तीनों फॉर्मेट के टॉप 5 प्लेयर्स में से थे, बल्कि टॉप 5 क्या टॉप 3 प्लेयर्स में से थे। और बड़ा लंबा अरसा बाबर आजम ने पहली पोजीशन पर हुक्मरानी भी की। और हम एक ऐसे प्लेयर के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं जो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। नो डाउट बाबर आजम पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ तो अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह उनके बैट के साथ बॉल कनेक्ट हो रही है, उनका फुटवर्क चल रहा है, वो शायद मेंटली किसी फेज़ में फंस रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है उनकी ब्लॉकेज शायद किसी और फेज़ की है। चलो इस पर भी बात करके देखेंगे। सिलेक्शन बड़ी अहम चीज़ है, इस पर बात करेंगे। लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन कहाँ तक पहुँची है, वहाँ क्या सूरत हाल है, कितना खूबसूरत हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लाहौर से क्या खबरें हैं, ये भी आपको आज बताएंगे। और हमने सैफ अली की सीरीज़ जब खेलनी है तो क्या उसमें कुछ नया ट्राई करना है, आज इस पर भी बात करेंगे। स्टैट्स क्या कहते हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स के वनडे में स्टैट्स क्या कहते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट जिसका इतना ज़्यादा जिक्र हम भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, 12-12 साल के गैप के बाद विराट कोहली खेलने जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि 12-13 साल के गैप के बाद बाबर आजम को मजबूर होकर डोमेस्टिक खेलना पड़े। मजबूरी इसमें कुछ नहीं है, ये एक बड़े फ़ख्र की बात है कि आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस अपनी इम्प्रोवाइजेशन के अमल को मुकम्मल कर रहे हैं। ये होती है डोमेस्टिक क्रिकेट। यहाँ तो पता नहीं क्या इसको स्टिग्मा बना लिया है कि ऐसा धब्बा है जी, नहीं डोमेस्टिक खेलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। बड़े अफसोस की बात है, खेलनी चाहिए। हारिस रऊफ ने खेला अभी रिसेंटली, 4 डे में नज़र आए और सालों बाद नज़र आए। 2019 में आखिरी दफ़ा शाहीन भी, बाबर भी और रिजवान भी, कोई भी नहीं खेल रहा होता। बड़ी हैरत की बात होती है मुझे कि ये लोग सारे, रिजवान फिर ऑन एंड ऑफ खेल लेते हैं, लेकिन बाबर आजम तो बिल्कुल ही 4 डे नहीं खेल पा रहे हैं। क्या वजह है, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। टीम सिलेक्शन पर भी साबिर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा, हमारे स्टैट्स गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद वक़ार हुसैन हमारे नुमाइंदे भी हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं। कवर करेंगे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को, सैफ अफ्रीदी सीरीज़ को। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। साबिर, इससे पहले कि मैं ज़रा वक़ार से अपग्रेडेशन पूछूं, सिलेक्शन हो गई, स्क्वाड आ गया, टीम आपके सामने है, बड़ी तनकीद हो रही है। साबिर, आपका क्या इसके बारे में ख्याल है? तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कंट्रोवर्सीज ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई साल मुझे तो याद नहीं आ रहा, आप 1985 से देख लें तो 40 साल होने वाले हैं। तो मगर कहीं ना कहीं पे कंट्रोवर्सीज तो हर बड़े इवेंट्स में होती हैं, चाहे 2007 का वर्ल्ड कप हो, मोहम्मद आसिफ शुएब अख्तर का डोप टेस्ट आ जाना, उसके बाद आपको पता है वसीम अकरम कप्तान ना बनना 2003 में, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस थी हमारे इंजमाउल हक साहब की 2003 के वर्ल्ड कप में। इसी तरह से फिर अब आगे चलते जाएं तो फिर शाहिद अफरीदी के कप्तान बनना 2011 में, और उसके बाद 2015 में जब मिसबाह हमारे कप्तान थे, वकार यूनुस हमारे हेड कोच थे, यूनुस खान से आपने ओपनिंग करा दी। उसके बाद आगे चलते जाएं तो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, आप आजम खान को लेके आते हैं जो हमारा UAE में वर्ल्ड कप था, उसके बाद शुरू होने से पहले हम उनको हटा देते हैं, फिर शुएब मलिक को लेके आते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। कंट्रोवर्सीज हमारे क्रिकेट बोर्ड में हमेशा होती रहती हैं, सिलेक्शन पे होती रहती हैं। कुछ सिलेक्शन हमेशा सिलेक्शन में ऐसे कोई आला कारनामे अंजाम दिए हुए सर, अकाउंटेबिलिटी हमारे सिलेक्टर्स की तो नहीं होती। देखें, ये तो सिलेक्टर्स को अपने बड़े दिल से कहना चाहिए मीडिया के ऊपर कि भाई 3-4 नाम हमें प्रेशर की वजह से भी डालने पड़ते हैं, परफॉर्मेंस की वजह से। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। चाहे हमारे ये सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे पिछली सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कह सकते हैं, या कुछ पर्ची सिस्टम जिसको हम कहते हैं। उसमें 3-4 नाम हैं पूरे, हर सोशल मीडिया पे हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे। मगर देखें, आप सिलेक्शन, इस पर्टिकुलर सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हमारी प्लानिंग हमेशा ऐसी होती है, हम कोई 2-2 साल पहले प्लानिंग नहीं करते। हमें पता था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होनी है, तो हम लोगों की जो प्लानिंग होती है वो महीना 2 महीने पहले होती है। अब अभी देखें, उस्मान खान की बात करें, उस्मान खान को आप किस बेसिस पे लेके आए ODIs में?
पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है, क्योंकि वो T20 के अच्छे प्लेयर हैं, यूएई में अच्छे परफॉर्मेंस देते रहे हैं, PSL में दिया। अभी अगर 50 ओवर की बात करें, जो फैसलाबाद में चैंपियंस कप हुआ था अरसलान साहब, वहाँ पे उस्मान खान की अच्छी परफॉर्मेंस थी, मगर अगर इतनी अच्छी थी तो फिर आपने इनको ODIs क्यों नहीं खिलाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं पे सवालिया निशान तो है। आप एकदम से उनको लेके आते हैं। अगर आप बैकअप विकेट कीपर की बात करते हैं तो आपके पास कुछ और ऑप्शंस थे जो आपके प्लान में होने चाहिए थे। जिस तरीके से हसीबुल्ला की बात करते हैं, हसीबुल्ला आपके पाकिस्तान में डोमेस्टिक भी खेल रहा है, एक यंग लड़का भी है, तो उसको आई थिंक चांस आप दे सकते थे। खैर, उसके बाद अगर बात की जाए फ़हीम अशरफ की, फ़हीम अशरफ का जो है वो नाम काफ़ी ज़्यादा है, PR काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस इतनी ख़ास नहीं, जितने नंबर ऑफ़ चांसेस फ़हीम अशरफ को पास्ट में मिले हैं उस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर पाए। हाँ, 2017-18 के बाद जो PSL हुआ था वहाँ पे वो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे, उनकी फॉर्म काफ़ी अच्छी थी, सरफराज की कप्तानी में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मगर कहीं ना कहीं से उनकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं कि जी इरफान खान न्याजी को डालना चाहिए था। देखिए, इरफान खान न्याजी वो भी एक यंग लड़का है, उनका अच्छा काफ़ी फ्यूचर हो सकता है, मगर वो T20 की हद तक ठीक था। अगर आप ODI अगर 50 ओवर की बात करते हैं तो देखें, ये गिने चुने स्क्वाड आपके पास यही है। मज़ा आएगा जब प्लेइंग 11 में क्या उस्मान खान को जगह देंगे, ये सवालिया निशान है। प्लेइंग 11 में आप बात करेंगे फ़हीम अशरफ की, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे सवालिया निशान है। अच्छा, उसके बाद तो आमिर जमाल काफ़ी थोड़ा सा नाराज़ हो रहे हैं कि हमें जो है आमिर जमाल अच्छा, मैं जरा डॉक्टर हफीज़ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर हफीज़ अमान, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, इंटरनेशनल अंपायर, हमारा रेगुलर हिस्सा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब कनाडा और हमारे दरमियान फंस गए टाइम के। अच्छा जी साबिर, पहले जरा आप बात पूरी करें। जी सर, आमिर जमाल का भी सर देखें, अब ऑलराउंडर्स हमें शिद्दत से ज़रूरत है और होने भी चाहिए स्क्वाड में, चाहे टेस्ट मैचेस हो, चाहे T20 हो, चाहे ODIs हो। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे स्क्वाड में हमेशा होना चाहिए और कम से कम 2 से 3 आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। जिस तरीके से आमिर जमाल का इमरजेंस हुआ था, खास करके T20 की जो ऑस्ट्रेलिया की जो उनकी टेस्ट सीरीज थी शान मसूदी कप्तानी में, तो वो देखें उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी नोटेबल थी। मगर अगर ODIs की बात करें तो इस तरीके से, या T20s की कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं। साबिर इतना पॉजिटिव है, साबिर डॉक्टर साहब बहुत पॉजिटिव है। साबिर ने पूरी सिलेक्शन और सिलेक्शन के बारे में जो इलेक्शन था वो सारा बता दिया है। आप डॉक्टर साहब स्क्वाड को लेकर पॉजिटिव हैं? मुझे लगता है कि साबिर भाई को लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई ऑफर आ गई है, वो जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। सर, मुझे PCB में होता मिलने वाला सर। आप कोई अपना एक्सपर्ट और ढूंढ ले अरसान भाई। मुझे भी यही लग रहा है सर। जी बिल्कुल। पहले तो मैं माजरत खा हूँ, देर हो गई थोड़ी सी मुझे आते आते। सर, जो साबिर भाई ने बात की बिल्कुल ठीक है किसी हद तक। मसला यह है कि हमारे पास ऑप्शंस दरकार थे ही कितने, दस्तयाब थे ही कितने, हमारे पास ले दे के यही लोग थे। अब आप अगर बात कर ले, मैं भी थोड़ी डिटेल से बात कर लेता हूँ। फर्ज कर ले बात हो रही है सबसे ज्यादा फ़हीम अशरफ पे। माना कि वो कमबैक कर रहे हैं, वो एक कमबैक नहीं कर रहे हैं बल्कि 4 लोग इस पूरे स्क्वाड में हमारा कमबैक कर रहे हैं और एक डेब्यूटेंट है। ये वैसे तो अजीबोगरीब सारे का सारा मलबूबा है कि आपके पास टोटल प्लेयर 5 बैट्समैन है जिनमें से 4 कमबैक कर रहे हैं और एक डेब्यू कर रहा है। तो चैंपियन ट्रॉफी में क्या ऐसे स्क्वाड खिलाए जाते हैं? कमबैक करवाना होता है, डोमेस्टिक में करवाया जाता है, लोकल सीरीज में, बायलैटरल सीरीज में करवाया जाता है, वहां परफॉर्मेंस होती है तो फिर आ जाती है। अब ले दे के कुर्रा किसके नाम पे निकला कि बाबर आजम ओपन करेंगे। फिर बाबर आजम ही क्यों ओपन करेंगे? पहले वो 1 डाउन भी खिला लिया, आपने 3 डाउन 2 डाउन भी खिला लिया, कभी टेस्ट में ऊपर जाएंगे, T20 भी ओपन करेंगे। अब डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो डॉक्टर साहब, तो ये जो पूरा स्क्वाड था, आपको याद हो तो मैंने पूरा एग्जैक्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया था 7 दिन पहले। यही लड़के बताए थे कि यही होंगे। बहुत सारों ने मुझे कहा, और यार तुम कहाँ से खुशदिल का नाम ले आए भाई, तुम कहाँ से ले आए, तुम ये क्यों कर लाए, तुम वो क्यों, कोई नहीं है, ये नहीं है, वो है। मैंने कहा यार मैं स्टिक हूँ अपने जराए पर और अपने स्क्वाड पर, और मुझे पक्का है कि यही इसको। अच्छा, एक ब्रेक लेता हूँ, फिर जरा अपग्रेडेशन पर भी बात करते हैं। वकार भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कजाफी स्टेडियम की सूरत हाल और स्क्वाड पर अभी डिटेल डिस्कशन तो अब होनी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा जरा आप डिटेल थोड़ी सी और शेयर कर ले, खुशदिल पर बड़ी रोशनी डाले, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत बड़ी सर्च लाइट से रोशनी डालनी पड़ेगी, तब जस्टिफाई हो पाएगा कि फ़हीम अशरफ खुशदिल कहाँ एडजस्ट होंगे। सर, बाकी बातें सारी अपनी जगह पर ठीक हैं, हर एक का क्रिटिसिज्म भी अपनी अपनी जगह पर ठीक है, जितने भी सारे के सारे एनालिस्ट बैठे हैं हम समेत, क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर। लेकिन सवाल यह है कि जब हम किसी को ये बताएं ना कि इसको निकाल के अच्छा मुझे कोई और ऑप्शन दे दें, तो सबके सब गुंग हो जाते हैं। अब माना कि मैं भी कोई इतना हामी नहीं हूँ, खुशदिल शाह भी कमबैक कर रहे हैं, इतने अरसे के बाद आ रहे हैं।
असल मसला अब यही दरपेश है कि हमने, मुझे जो लग रहा है, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, वो ये है कि जैसे पाकिस्तान ने एक स्पिनर सिर्फ चुना और बाकी 3 स्पिनर जो ऐसे हैं, यानी कि खुशदिल शाह भी, कामरान गुलाम भी थोड़ा सा कर लेता है, थोड़ा सा सऊद शकील भी कर लेता है, तो थोड़े थोड़े मिला के, तो इससे ये लग रहा है कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस तो बहरहाल नहीं होंगी। ये तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगर होम ग्राउंड से यही एडवांटेज आप ले सकते हैं कि आपको लग रहा है कि स्पिन फ्रेंडली जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ टेस्ट क्रिकेट में, तो हम उनको साइड पे कर, ठीक है। तो इसलिए मुझे लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ बुरा स्क्वाड इसलिए नहीं चुना कि अब खुशदिल शाह और जो अपने हजरत सर फहीम राना अशरफ हैं, फहीम वो अशरफ, दोनों मिलकर 10 सर ओवर राना करेंगे। फहीम अशरफ, सर फहीम अशरफ जी, सर वो राना फहीम अशरफ। सर फहीम अशरफ जो 10 ओवर मिलके करेंगे, वो ऐसे डिवाइड होंगे कि अगर तो पहले बॉलिंग आती है तो फिर वो करेंगे अपने हमारे लेफ्टी है जो खुशदिल शाह, वो करेंगे 6 से 7 ओवर या 7-8 ओवर कर जाए, और अगर बाद में पाकिस्तान की बॉलिंग आती है तो फिर फहीम अशरफ ज्यादा ओवर करेंगे और ठीक है खुशदिल शाह डॉक्टर साहब, मैं जरा ये स्पिन पर भी आपसे बात कर लेता हूँ। हमने बड़ा एक कॉन्फिडेंट ही एक ही स्पिनर रखा है। हैरत मुझे ये है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं बाहर खेलने जा रहे हैं और पूरी दुनिया को पता है हम कहाँ खेलने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी रख लिए स्पिनर 3-3, इंडिया ने भी रख लिए, इसी तरह बाकी टीमों ने भी रख लिए, एक रह गए तो हम रह गए, और साउथ अफ्रीका ने भी रख लिए। अच्छा वकार, ये बताएं कज़ाफ़ी स्टेडियम क्या अपग्रेडेशन का सिलसिला है, कहाँ तक पहुँचा और क्या खबरें हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से? जी बिल्कुल रसान भाई, कज़ाफ़ी स्टेडियम तो अल्लाह का शुक्र है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं बल्कि उससे कबल आपको मालूम ही है कि ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच जो 8 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बिटवीन खेला जाएगा, उसके लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है और ज़बरदस्त किस्म का कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाया गया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि शायकीन के लिए, शायकीन अब जब टिकट्स खरीदेंगे ना तो उनके अब मुकम्मल तौर पर पैसे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो व्यू था ना उनके लिए वो काफ़ी दूर था, लेकिन अब जितने भी इनक्लोजर है ना वो स्टेडियम के बिल्कुल करीब लेकर लाए हैं ताकि उन्हें जो खिलाड़ी हैं वो एक्शन में दिखाई दें और इसके अलावा वो खिलाड़ियों को बगैर तौर पर पहचान भी सकें कि ये उनका मनपसंद खिलाड़ी खेल रहा है। और ज़बरदस्त किस्म का व्यू, और सबसे अच्छी बात यह है कि LED फ्लड्स लाइट्स लगाई गई हैं। पहले मरकरी बल्ब होते थे जो रोशन होने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लगाते थे, लेकिन अब LED लाइट्स लगाई गई हैं जो तकरीबन 18 से 20 सेकंड में रोशन हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कज़ाफ़ी स्टेडियम से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कमेंट्रीज भी हुआ करेंगी, क्योंकि आपने देखा था कि IPL में भी काफ़ी लैंग्वेजेस में कमेंट्री होती है और उसके अलावा ICC की रिक्वायरमेंट भी थी कि हमें ऐसा स्टेडियम चाहिए जहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानों में कमेंट्रीज़ हो, क्योंकि ICC ने मुख्तलिफ रीजन्स में बकायदा तौर पर मैच दिखाने होते हैं। और इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग के भी पहले बड़े मसाइल होते थे, लेकिन अब उनके लिए भी किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 24,000 कैपेसिटी का कज़ाफ़ी स्टेडियम था, अब अल्लाह का शुक्र है कि 34,000 कैपेसिटी का कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। 34,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं। उसके अलावा जितने भी हॉस्पिटैलिटी बॉक्स हैं, इसके अलावा कमेंट्री बॉक्सेस हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिस हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया है। और अब इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो बाहर जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर बकायदा तौर पर उन्हें कारपेटिंग कर दिया गया। और इसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने सिंगल शारा थी तो उसको भी बकायदा तौर पर डबल कर दिया गया। और इसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम में पानी की निकासी के लिए ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए गए हैं और इसकी बकायदा तौर पर ड्रेनेज के लिए बाहर भी, यानी कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो बाहर है ना वहाँ तक बकायदा तौर पर पाइपलाइन बिछाई गई थी, उसको भी मुकम्मल तौर पर कवर कर दिया गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी और इसके अलावा ट्राई नेशन सीरीज़ के जो मैचेस है उसके लिए मुकम्मल तैयार है। ज़बरदस्त वकार, बड़ी अच्छी खबर है। वकार ये बताएं लुक कैसा आ रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, दिखने में कैसा लग रहा है? खूबसूरती आई है पहले से? और जो ख़ास तौर पे मैं पेविलियन इनक्लोजर्स की बात करूं, सुना देखा तो है मैंने, लेकिन लोगों ने, मतलब मैं वो बेहतर है आप बताएं, लेकिन सुना है बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तैयारी हुई है। बिल्कुल अरसलान भाई, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां की गई हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में और ज़बरदस्त किस्म का कज़ाफ़ी स्टेडियम इस वक्त मंजर पेश कर रहा है। और ख़ास करके जो फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं ना उसका कोई, मैं ये कह सकता हूँ कि उसका कोई तोड़ नहीं है। और इसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम के जिस तरह इनक्लोजर करीब आ गई ना, ज़बरदस्त किस्म का व्यू। और ख़ास करके जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खंदकें बनाई गई हैं ना उससे जो जंगले, आपने देखा कि आप भी कज़ाफ़ी स्टेडियम कई बार मैचेस कवर करने के लिए आए हुए हैं, तो आपने देखा था कि वहाँ पर शायकीन और ग्राउंड के दरमियान जंगले थे, उन जंगलों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ बगैर तौर पर खंदकें बनाई गई हैं
और उसके साथ ही खूबसूरत किस्म की रेलिंग लगाई गई है तकरीबन 2 से 3 फुट, जिसकी वजह से शायकीन का जो व्यू है वो और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। क्लियर और जो व्यू हो खंदकें जाएगा। बनाई गई हैं वो जी, और पानी की ड्रेनेज के लिए भी वो खंदकें जो सी हैं वो मौसर बहुत किरदार अदा ज़बरदस्त, करेंगी। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। किस्म अच्छा, का इस पर वर्ल्ड क्लास ऐसे का ही किताब स्टेडियम सोशल बनाया मीडिया गया। वकार बहस कर रहा था कि जी खंदकें बनाई, वो इसलिए बनाई है ताकि व्यू क्लियर हो, कम से कम सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए भी कुछ रखना होता है और थोड़ी ग्राउंड से दूरी रखनी होती है। आपको व्यू क्लियर नज़र आ रहा है तो इससे आपको क्या है कि बीच में खंदक बनाएं या कुछ भी बनाएं, ये चले एक अच्छा एस्पेक्ट आ गया। साबिर, अब आते हैं हम स्पिनर्स पे। वकार, स्पिनर्स पे भी हमने बात करनी है, आप सारों के साथ स्क्वाड पे भी। साबिर, स्पिनर्स, एक स्पिनर को लेके हम उतर रहे हैं, कमाल की सिलेक्शन है, मतलब अबरार को हम लेके जा रहे हैं। अबरार आपको क्या 100% 10 ओवर का बॉलर लगता है? सर सच देखिए, सच बताएं भाई। नहीं सर, मुश्किल आएगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि अबरार अच्छा बॉलर है, इसमें कोई दोहराय नहीं, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस अभी रिसेंट उन्होंने दी है टेस्ट मैचेस में, तो कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव साइन है सर उसमें पाकिस्तान साजिद और नौमान था, उनके साथ मिल के दी है। सोलो परफॉर्मेंस अबरार की अभी तक हम उसमें मेरा ख्याल है उसी की प्यास है हमें, अभी देखिए, देगा वो। कोई ना कोई तो जादू की छड़ी है ना अबरार के पास, कि 2023 का पूरा वर्ल्ड कप वो बेंच पे बैठा रहा, मगर उनको वापस नहीं लेके गए, ना ही उनको खिलाया गया, वो इंजर्ड थे। उसके बावजूद हमेशा वो स्क्वाड में होते ओडीआईज में, तो कोई ना कोई तो उनमें कोई चीज़ होगी ना जो अभी भी सिलेक्टर्स को नजर आ रही है। देखिए, जब शादाब खान को आप ओडीआईज में ज़बरदस्ती लेके आए, T20 के बेसिस पे लेके आए थे, अल्लाह भला करे सरफराज ने ही उनको यूटिलाइज करके कहीं ना किसी उनको बॉलर बनाया, फिर उनके कुछ अपने प्रॉब्लम जिससे वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। अभी अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो देखिए, सुफियान रुकी, मेहरान मुमताज़ के हवाले से हम बेतहाशा बात कर चुके हैं, तो इनके आपके पास टाइम थे, आपके पास कम से कम 12-15 मैचेस थे जो उनको आप ग्रूम कर सकते थे, इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में खिलाते। तो मुझे तो अभी ये नज़र आ रहा है कि जो 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा ओडीआई का साउथ अफ्रीका में, मुझे लग रहा है कि वहां पे फिर आप बजाय कि नए बॉलर को लेके अच्छा, आएं, वैसे मैं एक आइडिया पुराने था को- साबिर, इस पे मुझे आपका भी व्यू चाहिए, जी। वकार का भी और डॉक्टर साहब के। पहले आपसे, बेहतर होता है, एक्सपीरियंस बॉलर है साजिद, साजिद को डाल देते यार। अगर आप नौमान को नहीं डाल रहे थे, साजिद को डाल देते और एक ऑफ स्पिनर की वैरायटी आ जाती और इन पिचेस पे बहुत तंग करता। तो देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए ऑफ स्पिनर जो हैं, क्योंकि आजकल मिस्ट्री बॉलर्स जो हैं, देखें मिस्ट्री बॉलर्स T20 में आप चला सकते हैं, सही बात टाइम है। थोड़ा होता है, 4 ओवर होते हैं। अजिंक्य मेंडिस काफी सक्सेसफुल रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उनको भी फिर कुछ वनडे अर्से में बाद नहीं वो रहे सक्सेसफुल। पिक कर लिया गया था। तो अब रात देखें, मैं तो दुआ करता हूं कि देखें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि उनको परफॉर्म करना चाहिए, मगर प्रॉब्लम पाकिस्तान को आ सकता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो पिचेस होंगी, कराची, रावलपिंडी और आप लाहौर, इतना स्पिनिंग कोई ट्रैक मुझे नहीं लगता कोई होगा, ठीक है ना। कोई मुल्तान की पिच तो होगी नहीं कि पंखे लगा के दोबारा कर लें। दुबई में चले आपका एक मैच है सिर्फ इंडिया के खिलाफ, वहां पे चले आपको, फिर भी वहां पे आपको स्पिनिंग शायद पिचेस आपको मिल जाए। दुबई की जो पिच है वो आप थोड़ा सा ड्रिफ्ट होती है, खास करके जब दिन का टाइम होता है, धूप तेज पड़ती है वहां पे। अगर आप पहले बॉलिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में वहां पे आपको 18-20 ओवर के बाद शायद आपको स्पिनिंग शायद मिल जाए। तो वहां पे सलमान अली आगा को आप यूटिलिटी के तौर पे करना चाहेंगे इस्तेमाल, मगर कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। स्पेशलिस्ट का मतलब या तो प्रॉपर आपके पास लेग स्पिनर हो या प्रॉपर आपके पास ऑफ स्पिनर हो। जो ये इस तरीके के जो मिस्ट्री बॉलर्स होते हैं वो शायद आपको T20s की हद तक शायद आपको सक्सेसफुल आपको बना सकते हैं, लॉन्ग क्रिकेट में, एक लंबे फॉर्मेट में वहां पर प्रॉब्लम। एक जरा ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे जरा इसी पर बात करेंगे। एक स्पिनर के साथ हम चैंपियंस ट्रॉफी के 50 ओवर के मैच खेलने जा रहे हैं और पाकिस्तान मेज़बान है, हम सारों को होस्ट कर रहे हैं और हमारी उम्मीदें ये थी कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त, और हैं अभी भी इंशाल्लाह, पाकिस्तान की टीम हमें फाइनल खेलता हुआ दिखाई दे, बल्कि काफ़ी सारे लोगों की उम्मीदें। क्या वजह है? मुझे कल गुज़िश्ता रोज़ की बात करूंगा, मैम लीना मोइन हमें कहकर गई और बड़ा मुझे उनका पॉइंट ठीक लगा कि शायद बैटिंग टेल को लंबा करने के लिए ऑलराउंडर्स का सहारा लिया गया है। अब जरा इस पर भी बात करके देखता हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। अब आते हैं जरा स्पिनर पे। एक स्पिनर को लेके 50 ओवर की गेम में हम क्या 4 पेसर्स के साथ जाएंगे, 3 पेसर्स के साथ जाएंगे, 2 पेसर्स के साथ, एक पार्ट टाइम स्पिनर के साथ, या 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ और 2 पेसर्स के साथ और एक ऑलराउंडर के साथ करेंगे क्या हम? देखिए, जो पार्ट टाइम स्पिनर है वो तो सारे के सारे बैट्समैन है ना, जैसे आपने कहा भी कि ऑलराउंडर्स काफी सारे हमने बढ़ा ली, अपनी टेल लंबी कर ली है बैटिंग को लंबा करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, हमें जहां पे प्रॉब्लम आती ना, मैंने अभी अर्ज की थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान के अंदर जो पिच बनाई जाएंगी, गो के दुबई वाली भी पाकिस्तान ही बनानी है, जो हमारा होस्ट पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ की पिचेस में तो कंफर्म है कि पाकिस्तान नहीं खिलाएगा स्पिनर्स को, एक ही स्पिनर के साथ जाएगा, बाकी सारे पार्ट टाइमर के साथ, कि ये स्पिन फ्रेंडली पिचेस नहीं होंगी। अब जो लोग 3 स्पिनर लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको मुश्किल
ये बात तो क्लियर है ना, ये इंडिया दे रहा है पाकिस्तान इस बात का, हम पिचेस वो नहीं बना रहे इसके लिए आप 4-4 स्पिनर लेके आए, एक चीज। और दूसरी है कि जो दुबई में वाला मैच होगा पाकिस्तान, उसमें भी 4 पेसर के साथ ही जाएगा और एक स्पिनर का मेरे को लगता है अवतार और 3 पार्टनर मिल के साथ चारों बंदे मिलके 10 ओवर करेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। इसके ज्यादा से ज्यादा 12-13 हो सकते हैं, लेकिन ओवर नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया इज टू गुड अगेंस्ट स्पिन, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 स्पिनर नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका को ले लें, इंडिया को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इंग्लैंड को, सबने अपने स्पिनर्स डाल दिए, हमें क्यों नहीं पता कि हम अपनी पिचेस पे स्पिनर, मैं तो हैरान ही हूँ, उन्हें पता है कि कहाँ स्पिनर खिलाने, हमें नहीं पता। हम नहीं देंगे सर उनको पिचेस, वो जो खिलाने के लिए आ रहे हैं हम उनको पिचेस नहीं देने वाले ना, यही पाकिस्तान तो यही इशारा दे रहा है। अगर इसके बाद भी पिचेस स्पिन को सपोर्ट करती है तो फिर ये तो अजीब सा बखबसा हो जाएगा कि अपने पिचेस स्पिन फ्रेंडली बना दी और अपना स्पिनर डाला कि लोग स्पिनर लेके आ गए। ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ये बिल्कुल इस तरह की ट्रैक होंगे जिस तरह हमने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में ट्रैक बनाए थे, मुझे लगता है कि उसी तरह के ये ट्रैक होंगे। ठीक हो गया। क्या कहते हैं वकार, टीम अनाउंस हुई, आप सब लोगों के सामने है, लाहौर से क्या खबरें हैं स्पिनर और कि एक स्पिनर के साथ और ये फ़हीम अशरफ खुशदिल की वापसी क्या सोच कर की है? बहुत हैरान हुआ था जब टीम अनाउंस की गई थी और टीम में काफ़ी ताख़ीर हुई थी, तो मैं ये सोच रहा था कि ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली बनाई जाएगी आकिब जावेद के हवाले से। और क्योंकि आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान की जानिब से सबसे ताख़ीर से टीम अनाउंस की गई थी, उससे पहले जितने भी ममालिक हैं उनकी जानिब से जो टीम अनाउंस की गई थी तो उनकी टीम में काफ़ी स्पिनर्स थे, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्पिनर्स होंगे और ख़ास करके जो साजिद खान है वो हमें एक्शन में दिखाई देंगे, क्योंकि साजिद खान का बड़ा की रोल था और उन्होंने होम सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने कामयाबी हासिल की थी तो उन्होंने बड़ा की रोल किरदार अदा किया था। और इसके अलावा जितने भी उनके चाहने वाले और सोशल मीडिया पर भी यही शोर मचाया जा रहा था कि साजिद खान को टीम में शामिल करें, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं भी अबरार अहमद के साथ साजिद खान को टीम में शामिल किया जाता। और आपको मालूम ही है कि जो हमारे माए नाज ऑलराउंडर वसीम अकरम हैं, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ अपनी एक स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने ये कहा था कि उनको भी काफ़ी हैरानगी हुई थी और उन्होंने यहाँ तक का भी हवाला दिया कि दुबई की पिच उन्होंने देखी थी जहाँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 23 फरवरी को मैच खेला जाना है, तो उन्होंने कहा था कि पिच के ऊपर घास नहीं है, अगर क्योंकि बॉल ग्रिप कर रहा है, तो वो भी ये सोच रहे थे कि टीम में स्पिनर ज़्यादा होते। अच्छा, तो वो जो मेरी भी ये राय है कि टीम में स्पिनर हमारे ज़्यादा सिलेक्टर ये कहते हैं जब हम टीम अनाउंस करेंगे तो आप हैरान होंगे, हम असली में हैरान हो जाते हैं। तो वाकई हैरान हो गए ना हम, उन्होंने टीम अनाउंस की। अच्छा जी, साबिर कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग स्पिनिंग पिचेस तो नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोगों से खेला भी नहीं जाएगा। मसला ये कि हमारे जो बल्लेबाज हैं, हमारे जो बैट्समैन हैं, वो प्रॉब्लम में हमेशा आते हैं जब हमारे अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खास करके हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनर्स हैं, बांग्लादेश के पास भी बेताशा अच्छे स्पिनर्स हैं, तो ये दोनों मुकाबले आपका जीतना बड़ा ज़रूरी होगा और हम लोगों से नहीं खेला जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान ने क्या किया कि थोड़ा सा सेफ साइड पर रखे और कुछ वो खिलाड़ी रखे हैं जो कि यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। मैं तो हमेशा जो स्पेशलिस्ट होते हैं मैं उनके हक में होता हूं, चाहे आपका अगर ऑलराउंडर है भाई, बॉलर है तो बॉलर है, बैट्समैन Exactly. है तो बैट्समैन है, ना आधा तीतर ना आधा बटेर जी। इस तरह की गेम हम पहले भी देख चुके हैं और हमने इसका बड़ा नुकसान उठाया है। सर बैट्समैनों का भी अगर मैं थोड़ा सा इस पे चीज़ों को एडअप कर दें कि देखें बाबर आजम की बात हो रही है कि उनको ओपनिंग पे देखिए सेक्रीफाइस हमेशा बाबर आजम ने किया है, मगर फिर भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। 2004 से लेके 2025 जो आईसीसी के जो ओडीआई के अवार्ड्स होते हैं उसमें जितने भी आप खिलाड़ी देख रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 2 दफ़ा पाकिस्तानी खिलाड़ी आए, वो बाबर आजम ही हैं। विराट कोहली 3 दफ़ा आए हैं, एबी डिविलियर्स 3 दफ़ा आए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो बाकी एंड्री फ्लिंटॉफ हैं, केविन पीटरसन हैं, कुमार संगकारा 2 दफ़ा हैं। तो पिछले 20-25 सालों में हमारा कोई ओडीआई क्रिकेटर बना ही नहीं है। एक हमारा बाबर आजम ही जो भी 2 दफ़ा नॉमिनेट हुआ है और ओडीआई टीम क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया आईसीसी की तरफ से, तो हम हमेशा उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं, उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। उनका सर फॉर्म का मसला नहीं, जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन में कहा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, उनका कोई फॉर्म का मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उनको रिलैक्स रहना चाहिए। मैं इस पे बात कर ले तो डॉक्टर साहब आपको भी लगता है कि बाबर की फॉर्म का इशू नहीं है, साइकोलॉजिकल कहीं वो थोड़ा सा किसी ब्लॉकेज फेज में है? हमारे प्लेयर्स के साथ वो है उस स्ट्रक्चर को ठीक करना सबसे बड़ा इशू, करना मसला, उसको मेंटेन करना, उसको लेके चलना। प्लेयर से ज्यादा काम उनका है जो उसके साथ है, जो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कौन है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, जो उसको जो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखाए, तो आपको माइक का कैमरे का इस्तेमाल सिखाए। पूरी ग्रूमिंग है। जो स्टार बनता है बैट और बॉल से नहीं बनता, वो सारे पूरे ऑरा के साथ
और बाबर के साथ यही ज्यादती किया कि उसको जब जरूरत थी तो वहां पर लोगों ने ये कहा कि उसको हम मैनेज करें। लोगों ने कहा इसको निकाल बाहर। सारे के सारे जुगादरी जितने बैठे थे कैमरे पर, उन्होंने कहा कि बाबर की फॉर्म नहीं है, बाबर को निकाल दो। अभी साबर भाई ने सारी तफसील के साथ बता दिया कि जब भी कोई आपका नाम लिया जाता क्रिकेट में तो सिर्फ बाबर या बाकी सारे, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि आप बाबर के अलावा बाकी पूरी टीम जिसको मर्जी बाहर कर दें। अब आप शोर डाल, खुशदिल शाह क्यों आ गया या आमिर जमाल की जगह फहीम अशरफ क्यों आ गया? मुझे ये बता दे कोई कि फहीम अशरफ और आमिर जमाल में 11 की इकोनॉमी से आमिर जमाल ने स्कोर दिया हुआ है। क्या कौन सा मार लेना था, फहीम अशरफ नहीं मारेगा। इनसे इतना फर्क पड़ने वाला सारे 19 है। डॉक्टर साहब यही बात ना अभी थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी डिस्क्राइब की साबिर ने कहा कि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था आमिर जमाल और फ़हीम अशरफ में, सिर्फ एक्सपीरियंस को लेकर थोड़ा सा शायद एज फ़हीम अशरफ को मिल गया हो कि भाई पहले से खेलते आ रहे हैं और अब ये मौका दे के देख लेते हैं। पर मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इतना सऊद शकील पे तनकीद करते रहे आकिब जावेद भी, और कहते रहे कि यार सऊद शकील वो जो भी उन्होंने शेमिंग वाली लफ्ज़ यूज़ किया हम नहीं कहते, लेकिन अब डालना पड़ा ना सऊद शकील को। और सऊद शकील यूटिलिटी प्लेयर है, सऊद शकील को आप लाजमन यूज़ करें, नहीं करेंगे तो उस पोजीशन पे उतना अच्छा बैट्समैन कोई और है ही नहीं, बल्कि इतना रिलायबल शायद सलमान अली आगा नहीं है जितना सऊद शकील है। अब रहती है बात खुशदिल की, कहाँ स्ट्राइक करेगा, कौन से नंबर पे? जल्दी से मुझे नंबर बताएं साबिर, पहले आप। तो देखिए रिजवान की फरमाइश पे ही वो आए होंगे, क्योंकि रिजवान उनको यूटिलाइज कर चुके हैं मुल्तान सुल्तान में। खुशदिल शाह देखिए बुरा नहीं है, मैं अगेन पॉजिटिव इसीलिए अच्छा लड़का है, मैं तो खिलाड़ी की बात कर। खिलाड़ी सर देखें खिलाड़ी अच्छा है, मगर कहीं ना कहीं से वो बैटिंग में जो है ना थोड़ा सा वो जिस तरह फखर का प्रॉब्लम है मिड विकेट, तो खुदारा आपको इतने साल हो चुके हैं तो आपके पास कम से कम बाकी शॉट्स भी होने चाहिए। क्रंच जब सिचुएशंस आती हैं, नंबर क्या होगा साबिर? सर 7वें नंबर पे आएंगे और ओपनर तो नहीं आएंगे, वो 7वें नंबर पे। ठीक है, क्या कहते हैं वकार, खुशदिल को कहाँ एडजस्ट करेंगे, कौन से नंबर पे? मैं तो देख रहा हूँ को 6वें नंबर पर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि और ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि मोहम्मद रिजवान के बहुत करीबी हैं वो, और मोहम्मद रिजवान की सिफारिश पर ही वो आए हैं। अब देखते हैं कि क्या किरदार अदा करते हैं। बहरहाल ये कहा जा रहा था कि साइम अयूब के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, लेकिन ओपनिंग तो वो करेंगे नहीं, ज़ाहिर बात है 6वें या 7वें नंबर पर खेलेंगे वो। ओके, छठे या 7वां, ठीक है। डॉक्टर साहब कहाँ एडजस्ट होता देख रहे हैं खुशदिल को? वो बतौर आप उनको बतौर ना करें, वो छठे और 7वें में ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे, लेकिन वो बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, ये आपको रखना होगा, क्योंकि हम नहीं डाले हुए तो बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं खेल रहे, तो उसकी वजह से उनकी पोजीशन छठे और 7वें में स्विच होती रहेगी अकॉर्डिंग टू मैच। सऊद शकील डॉक्टर साहब चौथे पे खेलता नजर आ रहा है, बाबर चूंकि अगर ओपन पे जाता है तो चौथी पोजीशन स्पेयर होगी। बिल्कुल, सऊद शकील को तो बिल्कुल ऐसी ही जगह पे खेलना पड़े, चौथे पे खेलना चाहिए वो, कि वो इनको खेलता है, लंबा खेल सकता है, इनिंग को लेके जा सकता है, बाकी तो किसी में इतना दमखम नहीं है कि अगले प्रोग्राम में ना डॉक्टर साहब आप लोगों की टीम हम पूछेंगे, पूरी टीम आप लोग बनाएं, और अगले प्रोग्राम में आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप लोग अपना ऑर्डर क्या तश्कील देते हैं। ये अगले प्रोग्राम में आप तीनों की टीमें होनी चाहिए। कुछ कह रहे हैं साबिर, जल्दी से। सर मैं कहता कि अगर सऊद शकील को चौथे पे तो फिर रिजवान से ऊपर क्या आना चाहिए सऊद शकील को? मैं तो मानता हूं कि उसको ऊपर आना चाहिए रिजवान से भी। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? तीसरे पे आप ये कह रहे हैं कि 1 डाउन? जी। ओ अच्छा, चले मैं इस पे डिस्कस डॉक्टर साहब इस पे कर लेंगे चूंकि वक्त कम है। इरफान खान को खिलाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा, रिजवान को नीचे ही आना चाहिए सऊद शकील से। ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक जाते जाते आप लोगों को बताऊं, डॉक्टर साहब और साबिर और वकार हमारे साथ है, मैं जिस चीज़ की एक लंबे अरसे से एडवोकेसी कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये जो इंडिया मुआविला करता रहा है ना कि जी हम यूं, भाई आप अकेले ग्राउंड में कुछ नहीं, मैं बार बार बताता हूँ 3 अरब 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तानी मैच के टिकट बिके हैं, यानी सारा खर्चा निकाल लिया आईसीसी ने उस एक मैच से। तो इसका मतलब है पाकिस्तान है इस क्रिकेट में तो रंग है, हमारे बगैर कुछ भी नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका भी, वकार आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज़ अमान साहब थैंक यू सो मच। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।